गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे रेल रोको अभियान से जुड़ी सामने आ रही है। आपको बता दें, रेल रोको अभियान से देश भर में सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन के तहत देश भर में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में ज्यादा असर देखने को मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में किसान कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठे हुए हैं। वहीं रेल रोको आंदोलन किया गया। अधिकारियों को एहतियात रेलों को स्टेशनों पर रोकना पड़ा। विभिन्न रेल मार्गों पर ट्रेनों का सामान्य आवागमन बाधित रहा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान गीता जयंती एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गए। पंजाब में आंदोलनकारी दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर रेल मार्ग पर कई जगह ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए। वहीं जालंधर, छावनी, जम्मू रेल मार्ग को अवरुद्ध किया गया। आपको बता दें, रेलवे ने कहा है कि मामूली असर देखने को मिला है। रेलवे के प्रवक्ता गुरुवार को दावा किया है कि रेल रोको का उसकी सेवाओं पर असर नगर रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि अधिकार जोनल रेलवे ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में प्रदर्शन की घटनाएं नहीं हुई है। टीकाकरण में भारत दूसरे नंबर में है। आपको बता दें कि ऐसा मानना है कि देश भर में 49 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी लोगों को टीके लग चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण के मामले में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार की शाम 6 बजे तक देश भर में लाखों से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय के मुताबिक लगातार कमी आई है। कोरोना के संक्रमण में 1 फरवरी को यह 1.89% थी, जो गिर चुका है और 1.69% रह गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के बीच सहयोग और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण महामारी के दौरान दिखाई देने गई क्षेत्रीय एकजुटता में साबित किया गया है। वहीं कोविड-19 प्रबंधन अनुभव, अक्षय कार्य प्रणाली और भावी राह पर इस देशों के साथ आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सहयोग की भावना इस महामारी की महत्वपूर्ण सीख है। गोगोई से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के मामले ने बंद कर दी है। आपको बता दें, गोगोई से जुड़े मामले की जांच प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने की बड़ी साजिश और शीर्ष अदालत में पीठ फिक्सिंग जैसे आरोपों को स्वतः संज्ञान से शुरू की गई है। जांच प्रक्रिया गुरुवार को बंद करने की फैसला किया गया है। वहीं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि करीब 2 साल गुजर आए हैं और जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बरामद होने की संभावनाएं बहुत कम है। वहीं आपको बता दें, संज्ञान से शुरू की गई जांच प्रक्रिया बंद करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ मामले की अंदरूनी जांच पूरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय समिति पहले ही उनके दोषमुक्त होने के संबंधी रिपोर्ट दे चुका है। वहीं पीठ से न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल है। अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति एके पटनायक की समिति षड्यंत्र की जांच करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकी है, इसलिए स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए मामले में कोई उद्देश्य नहीं पूरा होगा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक पत्र का हवाला भी दिया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि न्यायमूर्ति गोगोई ने असम में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी सहित अन्य कई मुश्किल फैसले सुनाए हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें फंसने की साजिश की गई हो। उन्नाव कांड में यह साफ हो गया है कि जो लड़कियां थीं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट सामने आई है कि उनकी मौत की वजह कुछ और है। आपको बता दें, असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाठकपुरा में मजरे बबुरा में घास लेने गई 3 दलित किशोरियों में से 2 के शव गेहूं के खेत में मिलने के मामले में
तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वही मामले की गंभीरता देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरे और तीसरे डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं पाया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि घटना में मृत लड़कियों के साथ बेसुध पाई गई लड़कियां कानपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि 3 डॉक्टरों के पैनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़कियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और उनके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। मेट्रोमैन ई श्रीधरन अब भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें मेट्रोमैन श्रीधरन भाजपा में शामिल होने वाले हैं और उनके साथ ही विख्यात ई श्रीधरन भारतीय जनता में शामिल होने जा रहे हैं। रविवार को केरल में भाजपा की शुरू होने वाली विजय यात्रा पर 88 वर्षीय श्रीधरन पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वे मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव में भी लड़ने के लिए बेहद तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद 10 साल से केरल में रह रहा हूं और इस दौरान मैंने विभिन्न सरकारों को देखा है। इन सरकारों ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भाजपा केरल के लोगों के लिए कुछ कर सकती है। दूसरे राजनीतिक दलों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से जुड़ सकता हूं और अपने अनुभव से लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। श्रीधरन ने यह भी कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। नारायण स्वामी 22 फरवरी तक बहुमत साबित कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिसलाई सौंदर्य ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी 22 फरवरी तक सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 14 रह गई है। पुडुचेरी में अगले 3-3, 4-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नारायण स्वामी सरकार कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफा के बाद अल्पमत में आ चुका है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 22 फरवरी शाम 5 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। वहीं किरण बेदी के इस्तीफे के बाद तेलंगाना की गवर्नर सौंदर्य राजन को कहा कि उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें पुडुचेरी के 33 सदस्यीय सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की संख्या 14 ही रह गई है, जिनमें भाजपा के 3 मनोनीत विधायक भी शामिल हैं। 5 सीटें फिलहाल खाली हैं और कांग्रेस को खुद के विधायकों की संख्या 10 है, जबकि उसके सहयोग द्रमुक के 3 विधायक हैं। उन्होंने एक निर्दलीय का भी समर्थन हासिल किया है। बंगाल के मंत्री पर हमला के बाद ममता ने बोला है कि जांच सीआईडी करेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले की जांच गुरुवार को अपराध जांच विभाग सीआईडी को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बुधवार की देर रात बम से किए गए हमले पर राज्य मंत्री के जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंत्री पर हमले के पीछे साजिश ने बोला है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ और एक साजिश का बड़ा हिस्सा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे दक्षिण अफ्रीकी हैफरनामा मैरिज बने नीलामी के सिरमौर। आपको बता दें आईपीएल के 14वें सत्र के लिए आयोजित नीलामी के एक नया रिकॉर्ड बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला क्रिस मैरिज प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने राजस्थान ने 16.25 करोड़ में खरीदा था और मैरिज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यूवी को 2015 में सत्र में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था और 2 महंगे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के हरफनमौला, काइल जेमिसन और ग्लैन मैक्सवेल शामिल हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। वहीं जेमिसन को 15 करोड़ रुपए मिले तो मैक्सवेल को 14.25 करोड़ की बोली लगी। कुछ खिलाड़ियों पर लगी बोली ने काफी हैरान भी कर दिया है। मसलन कृष्णा गौतम को चेन्नई ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका आधार मूल्य 20 लाख रुपए था।
पंजाब के पर्स से सबसे ज्यादा रकम थी, उससे अपनी गेंदबाजी विभाग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज झायर रिचर्डसन को 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि मैरिज पर लगी बोली ने सबको चौंका दिया है। महज 75 लाख के आधार मूल्य पर नीलामी में हिस्सा ले रहे इस हरफनमौला पर 4 टीमों ने बोली लगाई। सबसे लंबी बोली राजस्थान और पंजाब के बीच चली, लेकिन अंत में रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो गया है। इससे चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश में बारिश की आशंकाएं जताई है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का अनुमान भी जताया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार चढ़ रहा है, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है और तमाम इलाकों में दिन में कुछ चटक धूप भी खिल रही है। बीते कुछ दिनों में ठंड में कमी होने के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है और कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार सामने आ रहे हैं। 4 मार्च तक आप नर्सरी में दाखिले का पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च तक नर्सरी में दाखिले के लिए आप पंजीकरण कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद गुरुवार को दिल्ली में नर्सरी की दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार दाखिले के लिए अभिभावक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन 4 मार्च तक ही स्वीकार किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की कार्य योजना के मुताबिक बच्चों के नाम की पहली सूची 20 मार्च के बाद जारी होगी। इसके बाद 25 मार्च को दूसरी सूची आने की संभावनाएं रहेंगी। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 100 से अधिक स्कूलों में प्रक्रिया शुरू की गई है। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से यह संभव नहीं हो सका था। इसलिए स्कूलों ने 18 फरवरी को इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 1 अप्रैल से ही सत्र शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से रखा गया है। अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एप्सा के अध्यक्ष लक्ष्य छाबड़िया ने कहा कि गुरुवार को तमाम अभिभावकों से अपील की गई कि नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 4 मार्च है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को मेरी सलाह है कि वे सिर्फ विद्यालयों का ब्रांड देखकर आवेदन न करें। अभिभावक स्कूल फीस और अपना बजट देखकर ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं, क्योंकि आपका बच्चा 14 साल तक एक ही स्कूल में शिक्षा लेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें, कोरोना योद्धाओं के परिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धा स्वर्गीय ओमपाल सिंह और स्वर्गीय राजकुमार के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों ही कोरोना योद्धाओं के परिवार को उनके आवास पर जाकर 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंप दिया। ओमपाल सिंह कल्याणपुरी स्थित दिल्ली सरकार के विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, जबकि राजकुमार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड थे। दोनों कोरोना योद्धाओं का निधन कोविड के दौरान ही हुआ और उनके समय कोरोना संक्रमण से हुआ था और मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उनके परिवार की हुई क्षति को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आर्थिक मदद उनके परिवार की थोड़ी मदद जरूर करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओमपाल सिंह एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे और कोरोना काल के जब बंद लागू हुआ तो उस दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूलों में भूख राहत केंद्र चलाए थे। एक भूख राहत केंद्र ओमपाल सिंह के स्कूल में भी चलाया गया था। उस दौरान लोगों को सेवा करते हुए उनके कोरोना हो गया और इसी प्रकार राजकुमार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी थे। लोगों की सेवा करने के दौरान वहां उनका कोरोना से मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का स्थान है। मध्य प्रदेश में 33% के साथ ही 4.5 रुपए लीटर का पेट्रोल हो गया और 1% उपकर लगाया जा रहा है। डीजल पर 23% और 3 रुपए प्रति लीटर
इस समय लगभग हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सर्वोच्च स्तर पर हैं। जनवरी और फरवरी में अब तक महज 22 दिन ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इतने दिनों में यह 6.07 रुपए महंगा हो गया है। मुंबई में तो पेट्रोल 96.32 रुपए पहुंच गया है, जबकि मेट्रो शहरों में यह ज्यादा है। भोपाल में एक्सपी पेट्रोल 100.79 रुपए पर बिक रहा है। भारत में कंपनियां अपनी औसतन बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें, भारत में कंपनियां 7.3% की औसतन बढ़ा सकती हैं। महामारी के बाद कारोबारी गतिविधियों में उम्मीद की जाती है तेजी से सुधार और उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने के चलते कंपनियां इस साल वेतन में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी कर सकती है। डेलॉयट तमासस्यू इंडिया LHP द्वारा कार्यकाल व वेतन बढ़ोतरी के रुझानों के लिए किए गए 2021 के पहले चरण के सर्वेक्षण में पाया गया कि इस साल वेतन में औसत बढ़ोतरी 2020 के 4.4% से अधिक है, लेकिन 2019 के 8.6% से कम रहेगी। इस साल सर्वेक्षण में शामिल होने वाली 92% कंपनियों ने वेतन बढ़ोतरी की बात कही है, जबकि पिछले साल सिर्फ 60% ने ही ऐसा कहा था। सर्वेक्षण दिसंबर 2020 से शुरू होगा। इसमें 7 क्षेत्रों व 25 उप क्षेत्रों की करीब 400 कंपनियां शामिल हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में औसत वेतन बढ़ोतरी 7.3% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जो 2020 के 4.4% से अधिक रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत मार्च में विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। चर्चा के दौरान सवाल पूछने वालों का चयन प्रतियोगिता के जरिए होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस साल परीक्षा पे चर्चा के आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि 9वीं से 12वीं के विद्यालयों के साथ ये चर्चा उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाले पहले मार्च में होगी। निशंक ने ट्वीट किया कि विद्यार्थियों के परीक्षा तनाव को कम कर रहे उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण मार्च 2021 में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस साल चर्चा ऑनलाइन होगी। चर्चा के लिए पंजीकरण गुरुवार को ही शुरू हो गया। यह 14 मार्च को समाप्त हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।